हम लोग मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर का तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों एक साथ आ जाता है। ठीक है, हम लोग को ये दोनों जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही साथ खत्म करना होगा। और अगर हम लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो लोग क्लास 12th में है या फिर जो पास आउट स्टूडेंट है, इन लोगों को किस तरह से रणनीति लेकर के चलना होगा। तो इन लोगों के पास समय रहता है एक चैप्टर के लिए, क्योंकि इन लोगों को तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है और अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक सारा कुछ कवर कर लेना है, खत्म कर लेना है तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो उस हिसाब से चले तो इन लोग के पास 2.5 दिन का वक्त होता है और 2.5 दिन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों का दोनों कवर करना होता है। तो फिर कैसे बांटेंगे उसको। तो अगर हम लोग 2.5 दिन लेकर के चल रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, क्लास 12th और पास आउट स्टूडेंट के लिए। तो 2.5 दिन में अगर एक दिन में एक स्टूडेंट 8 घंटा स्टडी करता है तो 8 8 16 4 20 घंटा टाइम है। 20 घंटा में 10 घंटा देना हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर और 10 घंटा देना हुआ कॉम्प्लेक्स। 10 घंटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर और 10 घंटा कॉम्प्लेक्स नंबर पर। अब इसमें अगर हम क्लास 11th के स्टूडेंट का बात करें तो उनके पास सीधे डबल टाइम होता है, क्योंकि क्लास 12th का उनको करना नहीं होता है। तो उन लोग के पास 20 घंटा समय होता है क्वाड्रेटिक पर और 20 घंटा टाइम होता है कॉम्प्लेक्स के लिए। तो हम जो कुछ भी बता रहे हैं 12th और पास आउट स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं, 11th स्टूडेंट जस्ट उसका डबल कर लेंगे। ठीक है, तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में 10 घंटा वो कैसे कैसे बांटे, तो ऑलरेडी इनका एनसीईआरटी पहले से किया हुआ है, मान के चलो 11th में। तो ये 2 घंटा एनसीईआरटी पर टाइम दे देंगे, 2 घंटा में एनसीईआरटी इनका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पीवाईक्यू पर ये टाइम दे सकते हैं 7 घंटा। ठीक है, 7 घंटा ये दे देंगे पीवाईक्यू पर, 7 9 घंटा निकल गया। उसके बाद बचता है 1 आवर, तो 1 आवर इन लोगों का क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, मेन टेस्ट। और अगर प्रैक्टिस टेस्ट भी अटेंड करना है तो वो जो थोड़ा बहुत समय बचता है वहाँ उसमें से इन लोग को निकालना पड़ेगा। जैसे एक दिन में हम 8 घंटा लेके चल रहे हैं, अगर उसको स्टूडेंट बढ़ा करके 10 घंटा कर ले कि नहीं हम एक दिन में 10 घंटा करेंगे, तो 2 2 4 5 घंटा एक्स्ट्रा समय मिल जाता है। इस 5 घंटा को यूटिलाइज कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने में। एक्स्ट्रा वर्क जैसे कि प्रैक्टिस टेस्ट हो गया, क्योंकि हम तो अभी बस जस्ट एनसीईआरटी बताया कि एनसीईआरटी प्लस क्या कवर हो जाएगा, माइंड मैप भी मान करके चलते हैं, माइंड मैप भी देख लेंगे, एनसीईआरटी देख लेंगे, पीवाईक्यू देख लेंगे, इतना कवर हो जाता है। अगर वो 8 घंटा पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अगर टाइम बढ़ाकर 10 घंटा कर लेते हैं तो चाहे तो प्रैक्टिस टेस्ट भी अटेंड कर सकते हैं और जो मेन टेस्ट होगा उसमें अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। मतलब कि समय बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इसमें से स्टूडेंट चाहेगा ना कि 8 घंटा से 1 घंटा भी कम कर ले तो कुछ ना कुछ वो मिस करने ही वाले हैं 100% और उनका मार्क्स खराब होने ही वाला है। चलते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, आयोटा का पावर जैसे कि 2 4 6 8 आई का पावर रहेगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा वो स्टडी करना है। हालांकि ये एनसीईआरटी में किया जा चुका है कवर। अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट, ये सब एनसीईआरटी में था। मॉडुलस शायद था या नहीं था कंफर्म नहीं है, बट मॉडुलस का कंसेप्ट बता दिया जाता है एनसीईआरटी में ही। आर्गुमेंट शायद एनसीईआरटी से हटा दिया गया था, तो आर्गुमेंट अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कैसे निकालते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एम्पलीट्यूड मतलब वही मॉडुलस, मोड निकालना तो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। तो मेन हम लोग को थोड़ा सा आर्गुमेंट देख लेना है, बाकी कोई भी चीज़ नया नहीं है। बाकी एनसीईआरटी अगर किया हुआ है तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा और एनसीईआरटी से समझ में आ जाएगा। अब पीवाईक्यू कर लेने के बाद कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, उसके बाद आसानी से स्टूडेंट मेंस के एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो अगर हम एक बार रिवाइज कराते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में था क्या। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, दो नंबर को मिक्स करने से बनता है, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। जैसे x प्लस आई वाई, 3 प्लस 4 आई, इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसमें 3 क्या होता है, 3 रियल नंबर पर दिखाया जाता है, जैसे 1 2 3, 3 को हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे और 4 इमेजिनरी एक्सिस वाई एक्सिस पर दिखाएंगे। तो 3 और 4 मिला करके यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है जिसको क्या बोलेंगे, 3 और 4। ठीक है, और जब मॉड निकालने के लिए बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर हमारा z बराबर दिया हुआ है 3 प्लस 4 आई, तो मॉड z क्या हो जाएगा, अंडर इसी का डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं, है ना। ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब कि 5। ये इसका मोड आ गया। और इसी में एक तो और कंसेप्ट आ जाता है आर्गुमेंट का। आर्गुमेंट का मतलब होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। ठीक है, आर्गुमेंट का मतलब क्या हो गया, आर्गुमेंट का मतलब यहाँ पर हम लोग आर्गुमेंट बराबर आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक तरह से अगर एंगल थीटा है ना तो थीटा लिख लेंगे, और जो कि किसके बराबर आएगा, थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं
tan इनवर्स y बाई एक्स, ये y हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आर्गूमेंट को डिफाइन करते हैं। मतलब आर्गूमेंट कुछ नहीं है, एक तरह से थीटा का ही यहाँ पर नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, आर्गूमेंट रख दिया गया है। अगर जेड इस एक्सिस इस क्वाड्रेंट में दिया हुआ हो तब आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, थीटा तो हम लोग चलो निकाल लेते हैं, निकाल लेंगे यहाँ से। अगर ये थीटा होगा तो टेन थीटा यहाँ से आसानी से हम लोग निकाल करके थीटा तक पहुँच ही जाएंगे, है ना। लेकिन हम लोग को जो थीटा लेना है ना, यहाँ से नहीं लेना है, इस एक्सिस से इस तरह से लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई में से इसको घटा देंगे। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम लोग सिंपल टेन इनवर्स वाई बाई एक्स लिख लेंगे। लेकिन अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, ये टोटल पाई जो एंगल है पाई, उसमें से हम लोग टेन इनवर्स वाई बाई एक्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। या फिर पाई माइनस थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं, थीटा का वैल्यू ही टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स आता है। तो उसी तरह से अगर इस क्वाड्रेंट में जेड आ गया तो यहाँ पर थीटा हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे, ए वैल्यू, ठीक है। और अगर यहाँ से थीटा निकालते हैं और हम लोग को टोटल जो एंगल मेजर करना है इस पॉइंट से मेजर करना है, तो हम लोग पाई प्लस थीटा कर देंगे। मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जाएंगे तो वहां पर हम लोग को आर्गुमेंट जेड क्या लिखना होगा, आर्गुमेंट जेड इज इक्वल टू लिखना होगा पाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। और वही अगर इस क्वाड्रेंट में चले जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर थीटा हम लोग इस तरह से चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल टू पाई, ये वाला एंगल हम लोग को लिखना है। तो ये पूरा टू पाई में से थीटा को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लिखना होगा आर्गुमेंट जेड, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा ये टू पाई माइनस थीटा, या टू पाई माइनस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो इस तरह से करके हम लोग आर्गुमेंट को अलग अलग क्वाड्रेंट का केस रहने पर अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। क्वेश्चन के जरिए इसको और हम लोग ठीक से समझ सकते हैं। मतलब अगर आर्गुमेंट का एक बार हम समरी बता दें तो कहानी यही था कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे ए ले लेते हैं, अगर जेड यहाँ पर है तो सिंपल थीटा डायरेक्टली निकल जाएगा। तो यहाँ पर आर्गुमेंट जेड इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग थीटा इस तरह से वाई बाई एक्स करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर आर्गुमेंट जेड जो हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा, या तो इसको पाई माइनस थीटा बोलेंगे, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं अगर थीटा कोई यहाँ से इसको लेकर के मेजर कर लिया, ठीक है, इसको मेजर करके अगर निकाल लेता है कोई स्टूडेंट, तो उस केस में वो उसको पाई बाई टू प्लस थीटा भी लिख सकता है, पाई बाई टू प्लस थीटा। हम लोग मेनली इसको याद रखेंगे, अगर कहीं पर जरूरत पड़ा तो ये वाला यूज करेंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया जेड, तो उस केस में थर्ड क्वाड्रेंट कैसे पता चलेगा कि जेड हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया है, या तो डायरेक्ट लिखा रहेगा या फिर यहाँ पर एक्स और वाई का जो वैल्यू दिया रहेगा दोनों का दोनों निगेटिव दिया रहेगा। जैसे कि मान लो दे दिया जेड इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस फोर आई, तो ए हमारा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और यहाँ पर आर्गुमेंट जेड निकालने के लिए बोलता है, तो हम लोग लिखेंगे आर्गुमेंट जेड इज इक्वल टू ये पाई बाई टू को, पाई को क्रॉस कर चुका है यहाँ तक, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, क्योंकि टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जा रहा है, पाई प्लस थीटा हो जा रहा है। थीटा कैसे निकालेंगे, तो थीटा निकालने का तरीका है पाई प्लस टेन इनवर्स वाई बटा एक्स, मतलब कि यहाँ पर 4/3 करके हम लोग आसानी से ए निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग का ए फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी तरह चला गया तो वहाँ पर आर्गुमेंट जेड निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, टोटल टू पाई में से हम लोग थीटा को घटा देंगे। फिर यहाँ पर वैल्यू क्या लेना है, टेन इनवर्स थीटा की जगह पर वही टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये हम लोग का टोटल कंसेप्ट है किसका, आर्गुमेंट जेड निकालने का, जो कि एनसीईआरटी में ज़्यादा डीपली दिया हुआ नहीं था, तो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डीपली जान ली ताकि मेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हम लोग को दिख रहा है उसी फॉर्मेट में है, पाई माइनस और पाई, दो ऑप्शन में पाई माइनस यूज किया है, मतलब कि हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर हो। और इसके अलावा माइनस एक तो टेन इनवर्स यूज किया है, एक टेन इनवर्स। ये वाला कब होगा, ये तब होगा जब जेड हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सबसे पहले तो पता कर लेते हैं कि हमारा जेड किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहाँ पर बोला है इतना इज ए रियल नंबर, ठीक है, एग्जैक्ट जेड का वैल्यू नहीं दिया, डायरेक्ट नहीं दिया है, और जेड का वैल्यू हम लोग से निकलवाएगा। अच्छा, यहाँ पर देन रखा है देन एन आर्गुमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का आर्गुमेंट क्या होगा। तो यहाँ पर तो ए आर जी अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो आर्गुमेंट जेड इज इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। वाई में हम लोग को कॉस थीटा दिया हुआ है और नीचे में साइन थीटा दिया हुआ है। तो ए करके तो हम लोग निकाल सकते हैं आर्गुमेंट जेड।
लेकिन कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू आएगा कहाँ से, तो उसके लिए बोला है कि ये वाला जो पार्ट है ना इसका यूज करो, क्योंकि बोल रखा है कि ये जो है हम लोग का वो क्या है, रियल नंबर है। तो एक बार इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करके रियल नंबर कब होगा, जब इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर इमेजिनरी पार्ट को जीरो से जीरो कर दे तो हम लोग को वहां से एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको दो पार्ट में बांटना होगा, अभी तो ये मिक्स है, अभी अलग अलग कर ही नहीं सकते कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 3 प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस आई कॉस थीटा। तो एक रेशनलाइज करने का सबसे रेशनलाइजेशन जो होता है ना, एक बेस्ट तरीका होता है इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करने का। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4 प्लस आई कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई 4 माइनस प्लस आई कॉस थीटा से। और ये करने के बाद हम लोग का आ जाएगा 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, फिर 3 को करेंगे आई कॉस थीटा से तो प्लस 3 आई कॉस थीटा, फिर इसको 4 से करेंगे तो प्लस 4 आई साइन थीटा, और इसको करेंगे फिर इससे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर। आई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई नीचे हम लोग का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस माइनस आई स्क्वायर जब करेंगे तो वो माइनस एक और दे देगा, एक माइनस तो ऑलरेडी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, तो एक माइनस तो फार्मूला से आ रहा है, एक माइनस आएगा आई को स्क्वायर करने से, तो टोटल दो माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि रियल पार्ट कौन सा है, ए आई वाला जो हो गया इमेजिनरी हो गया, और ए पार्ट जो हो गया रियल हो गया। मतलब कि हम लोग को तो दे रखा है कि ये पूरी तरह से रियल है, तो पूरी तरह से रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट है 3 आई कॉस थीटा प्लस 4 आई साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या लिख लेंगे 4 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ए पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारा जो इक्वेशन है ना वो पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से रियल है, तो इसके इमेजिनरी पार्ट को हम लोग जीरो कर लेंगे। अब इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो 3 कॉस थीटा बराबर आ जाएगा -4 साइन थीटा। ये चीज़ हम लोग को कितना दे रहा है, 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू -4 साइन थीटा, या यहाँ से अगर कॉस थीटा निकाल लें तो कॉस थीटा कितना आ रहा है -4 कॉस थीटा इज इक्वल टू -4/3 साइन थीटा। तो इसका जो वैल्यू है ना अब हम लोग पुट कर लेंगे, या यहाँ से अगर कॉट थीटा ही डायरेक्ट निकाल ले तो ये साइन इधर आ जाएगा, कॉस बटा साइन कॉट थीटा इज इक्वल टू आ रहा है -4/3। तो कॉट थीटा -4/3 किस क्वाड्रेंट में आता है, कॉट और टेन निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, टेन और कॉट निगेटिव हमारा जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ पर टेन पॉजिटिव, सॉरी इसमें टेन क्या होगा पॉजिटिव होगा, और इसमें कॉस पॉजिटिव। मतलब हमारा जो कॉट थीटा निगेटिव आया है इसमें तो ऑल पॉजिटिव ही है, ऑल पॉजिटिव, तो वो या तो इस क्वाड्रेंट में होगा या फिर इस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो हम लोग एक बार ऑप्शन चेक कर लेंगे कि ऑप्शन में कहाँ कहाँ पर देखने से ये लग रहा है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट का है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूज हुआ है पाई माइनस, तो ए थर्ड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, यहाँ पर भी पाई माइनस, मतलब ये दोनों ऑप्शन जो है थर्ड क्वाड्रेंट का ऑप्शन है, और ये जो लास्ट वाला जो दे रखा है -tan इनवर्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट का ऑप्शन है। तो आंसर ए बी और सी तीनों में से कोई भी हो सकता है, अब तीनों में से कोई एक हम लोग को चूज करना है। तो कॉट थीटा का वैल्यू आ ही गया है, हम लोग कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्योंकि ये तो आर्गुमेंट जेड ऑलरेडी हम लोग का आ चुका है, tan इनवर्स कॉट थीटा, और ये हम लोग को दे देगा tan इनवर्स कॉट थीटा का वैल्यू कितना है, कॉट थीटा का वैल्यू -4/3 है, ये है -4/3, ठीक है। तो हम लोग निगेटिव साइन नहीं लेंगे, हम लोग को बस मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन तो हम लोग को बस ये बता रहा था कि ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो tan इनवर्स 4/3 कहाँ कहाँ पर यूज हुआ है, tan इनवर्स 4/3 यहाँ पर यूज हुआ है, और tan इनवर्स 4/3 यहाँ पर यूज हुआ है। तो अब हम लोग के पास दो ऑप्शन रह गया है, आंसर या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब बोल कर रखा है 0 से 2π के बीच में ही लेना है। तो 4/3 हम लोग का दोनों जो ऑप्शन है अगर देखा जाए तो मैच तो कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला
वो एक फोर्थ क्वाड्रेंट में है ही नहीं। 4/3 चलो मैच कर गया, ठीक है, 4/3 मैच कर गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ऑप्शन है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसमें निगेटिव साइन बाहर में नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो या तो 2 पाई, हम लोग देखे थे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर थीटा रहता है तो अगर मान लो कि हम लोग थीटा ए वाला निकाल लिए तो इसको या तो हम लोग 2 पाई माइनस आर्गुमेंट जेड या फिर tan इनवर्स y/x लिखते हैं, या फिर माइनस tan इनवर्स y/x लिखते हैं। पर यहाँ पर ऑप्शन में माइनस साइन नहीं लगाए थे, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तब एक मात्र बच जाता है कौन सा, पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो गया, पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। तो इस क्वेश्चन का स्टेप क्या हुआ, सबसे पहले तो हम लोग को आर्गुमेंट जेड निकालने के लिए बोला था, किसके लिए, इसके लिए। तो हमने इसके लिए आर्गुमेंट जेड का फॉर्मूला लिख लिया, जो कि होता है tan इनवर्स y एक्सिस y कंपोनेंट बटा x कंपोनेंट। y कंपोनेंट cos थीटा था, हमने cos लिखा, x कंपोनेंट sin थीटा था, हमने यहाँ पर sin थीटा लिख लिया। ये tan इनवर्स cot थीटा के बराबर आ गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम था cot थीटा का वैल्यू कैसे निकाले, तो उसने यहाँ पर एक हिंट दे रखा है कि ये जो है ना वो क्या है, प्योरली रियल नंबर है। तो हम लोग क्या किए, इसको रेशनलाइज कर लिए। रेशनलाइज क्यों करते हैं, जब भी किसी दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को के रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना हो तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है कि डिनोमिनेटर के अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पर निगेटिव था, हमने पॉजिटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ये करने से बेनिफिट ये होता है कि नीचे से आई वाला जो पोर्शन है वो पूरी तरह से हट जाता है और आई सिर्फ ऊपर में रह जाता है। अब इसको हम आसानी से आई वाला को एक तरफ कर लेते हैं और विदाउट आई वाला को एक तरफ। विदाउट आई वाला हमारा रियल पार्ट होता है और विथ आई वाला इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना था क्योंकि ये प्योरली रियल है, तो हमने क्या किया, इमेजिनरी पार्ट को साइड किया और इसको जीरो से इक्वेट कर लिया। इसको हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने से cot थीटा का वैल्यू आया -4/3। अब cot थीटा जैसे ही -4/3 आया हम लोग को समझ में आ गया कि या तो एक कहानी कि सेकंड क्वाड्रेंट का है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का है। अब हमने ऑप्शन चूज किया कि कौन कौन सा ऑप्शन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में दे रखा है। तो एक ऑप्शन ए था जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है और एक ऑप्शन ए था जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आंसर इन दोनों में से कोई एक आना था। उसके बाद cot थीटा का वैल्यू यहाँ पर 4/3 आ गया, तो 4/3 हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 3/4 कर दिया। ये भी 4/3 रहता तो दोनों ऑप्शन सही हो जाता, बट यहाँ सिर्फ मैच कर रहा है तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको 3 से 4 स्टेप में कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रहने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अगला क्वेश्चन।